हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बीए प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर सेक पोल साइंस पब्लिक ओपिनियन एंड सर्वे रिसर्च के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है आपका? सैम्पलिंग एरर, नमूना त्रुटि या नमूनाकरण त्रुटि। ये जो क्वेश्चन है ये आपका अधिकतर शॉर्ट नोट्स में देखने को मिलता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये फुल मार्क्स के नंबर में भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम इसको शॉर्ट नोट्स के अनुसार करेंगे। पहले हम इसमें जानेंगे कि नमूनाकरण त्रुटि क्या है और उसके पश्चात हम ये जानेंगे कि नमूनाकरण त्रुटि के क्या कारण है। ठीक है, नमूने में जो गलतियां निकलती है उसके पीछे क्या कारण है, किस कारणों की वजह से ये गलतियां नमूने में आती हैं। तो चलिए पहले जानते हैं नमूनाकरण त्रुटि क्या है। एक नमूनाकरण त्रुटि तब होती है जब अध्ययन में प्रयुक्त नमूना संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करता। मतलब नमूनाकरण त्रुटि कब होती है? जब हमने जो नमूना तैयार करा वो नमूना संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करता। जब किसी शोधकर्ता ने कोई नमूना तैयार किया और उस नमूने के द्वारा संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा, ठीक है, तो उसको हम नमूनाकरण त्रुटि कहेंगे। हालांकि नमूनाकरण त्रुटियां अक्सर होती है। शोधकर्ता हमेशा सांख्यिकी अभ्यास के मामले में अपने निष्कर्षों में त्रुटि का एक मार्जिन शामिल करता है। नमूनाकरण त्रुटियां नमूने के मूल्य और वास्तविक जनसंख्या के मूल्यों के बीच एक अंतर है। क्या है नमूनाकरण त्रुटियां? जो नमूने के मूल्य है और जो वास्तविक जनसंख्या के मूल्य है, इन दोनों के बीच क्या है? एक अंतर है। इसका कारण यह है कि एक नमूना डेटा की संपूर्ण जनसंख्या का सटीक रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करता। जो भी हम नमूना डेटा तैयार करते हैं वो जब हमारी जनसंख्या का सटीक रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करता तो उसको हम क्या बोलेंगे? नमूनाकरण त्रुटि कहेंगे। क्योंकि डाटा इकट्ठा करने में गलती हुई है इसलिए सैंपलिंग के परिणाम अब मान्य नहीं है। मान देखिए, जब कोई शोधकर्ता कोई सैंपल तैयार करता है और वो सैंपल जिस चीज के लिए उसने तैयार किया है सैंपल, ठीक है, जिस विषय के लिए उसने सैंपल तैयार करा है उस विषय का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा, तो उस सैंपल के कोई मायने नहीं होंगे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जब हम सैंपल तैयार कर रहे हैं और वो सैंपल हमारी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व ही नहीं कर रहा, तो उस सैंपल के क्या मायने? कोई मायने नहीं होंगे। जब एक नमूना बेतरतीब ढंग से या पूर्वाग्रह के कारण चुना जाता है तो यह पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं करता और नमूनाकरण त्रुटियां होने की संभावना होती है। ये जो बेतरतीब है ये यहाँ पर क्रमबद्ध तरीके से आएगा। ठीक है, जनसंख्या में विविधता अनुमानों की त्रुटियों को बढ़ाता है। जब जनसंख्या में बहुत सारी विविधता होती है तो वो क्या करता है? नमूनाकरण की त्रुटियों को बढ़ाता है। ठीक है, अनुमानों की त्रुटियों को बढ़ाता है क्योंकि ये मिश्रित परिणाम उत्पन्न करने के लिए नमूनाकरण का कारण बनती है। नमूने के आकार में वृद्धि करने से उन्हें जनसंख्या विभिन्नता के प्रभाव को कम करने जनसंख्या का अधिक सटीक रूप से प्रतिनिधित्व करने की अनुमति मिलती है। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक राजनीतिक दल यह पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण करता है कि किसी बड़े चुनाव से पहले उसके उम्मीदवार को कितना पसंद किया जाएगा, और सर्वेक्षण के लिए वो पूरी आबादी का एक यादृच्छिक नमूना लेने के बजाय क्या करता है? वे केवल अपने ही सदस्यों से पूछते हैं। ऐसे में नमूना तिरछा होगा, मतलब उसका झुकाव होगा। ठीक है, क्योंकि पार्टी के सदस्यों की बाकी आबादी से बेहद अलग राय और स्वाद हो सकता है। ठीक है, मतलब वो क्या करते हैं? पूरे लोगों से नहीं पूछेंगे। ठीक है, सर्वेक्षण तो कर रहा है बंदा लेकिन वो संपूर्ण जनसंख्या से नहीं पूछ रहा। ठीक है, वो क्या कर रहा है? सिर्फ अपनी पार्टी से ही पूछ रहा है। तो ऐसे में क्या होगा? वो जो सर्वेक्षण तैयार होगा उसमें क्या होगा? संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, सिर्फ उस पार्टी का प्रतिनिधित्व करेगा वो। इसलिए वो जो नमूना तैयार किया गया होगा वो क्या होगा? गलत होगा। इस प्रकार की नमूनाकरण त्रुटियों से बचने के लिए एक नमूना पद्धति का उपयोग करना आवश्यक है जो अध्ययन की जा रही जनसंख्या का प्रतिनिधित्व है। मतलब आप कोई भी नमूना तैयार कर रहे हो ना, उसमें जनसंख्या का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। हर तबके से लोग आने चाहिए, ये नहीं कि किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष वर्ग का ही आप सर्वेक्षण करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व उसमें शामिल होना चाहिए। अब देखिए नमूनाकरण त्रुटि के पीछे के जो कारण है वो क्या है? नमूने का आकार। नमूने का आकार डिसाइड करता है कि नमूनाकरण में त्रुटि पाई जाएगी या नहीं पाई जाएगी। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम। देखिए नमूनाकरण त्रुटि एक मुख्य कारण है नमूना आकार।
ठीक है। हम नमूने का आकार जितने छोटे लेंगे, नमूने में त्रुटि होने की संभावना उतनी अधिक होगी, और आकार बड़ा लेंगे तो कम संभावना होगी, क्योंकि एक छोटे आकार का नमूना जनसंख्या सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता जितना एक बड़ा आकार का नमूना करता है। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए 2 स्कूल है, हमें 2 स्कूलों का सर्वेक्षण करना है, ठीक है, और दोनों स्कूलों में बच्चे कितने हैं, 100 हैं। अब हम एक स्कूल का नाम रख देते हैं ए और एक का नाम रख देते हैं बी, ठीक है। स्कूल ए में 90 बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं और 10 बच्चे बेकार है, ठीक है, पढ़ मतलब उनको ढंग से पढ़ना नहीं आता। और स्कूल बी में क्या है, 10 बच्चे तो पढ़ने में काफी अच्छे हैं और 90 बच्चे क्या है, बेकार है, मतलब उनको अब ढंग से पढ़ना नहीं आता, ठीक है। अब स्कूलों में से, दोनों स्कूलों में से हमें क्या करना है, 10-10 का नमूना तैयार करना है। कितने कितने का नमूना तैयार करना है, 10-10 का नमूना तैयार करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए में से यादृच्छिक रूप से, मतलब रैंडमली तरीके से हमने 10 बच्चे निकाले, ठीक है, 10 बच्चों को हमने रैंडमली तरीके से चुन लिया। अब उसमें हम कोई सा भी मेथड लगा के उसको चुन लेते हैं, ठीक है। अब जिसमें से क्या हुआ कि 8 बच्चे तो पढ़ने में अच्छे नहीं वाले निकल के आ गए हमारे पास, ठीक है, और जो 2 बच्चे थे वो पढ़ने वाले निकल कर आ गए। अब देखिए ऊपर जो ए था, ए में जो 90 बच्चे थे वो अच्छे पढ़ने वाले थे, लेकिन हमने यादृच्छिक तरीके से चुना इसको, इसलिए हमारे पास जो 8 बच्चे हैं, ठीक है, 8 बच्चे के इसमें से 8 बच्चे नहीं पढ़ने वाले निकल कर आए। ठीक उसी प्रकार से अब हम बी के पास जाते हैं। बी में क्या हुआ, बी में बी स्कूल के बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, जो कि गलत, सॉरी, बी में से क्या हुआ, 8 अच्छे पढ़ने वाले निकले और 2 नहीं। अब इसमें कितने थे, 10 पढ़ने वाले बच्चे थे और 90 पढ़ने वाले बच्चे नहीं थे, तो इसमें से 8 तो पढ़ने वाले बच्चे निकल गए और 2 नहीं पढ़ने वाले निकले। अब क्या होगा, जो हमारा परिणाम निकलेगा वो क्या निकलेगा कि बी स्कूल के बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, जो कि गलत होगा। यह नमूना त्रुटि आकार के कारण हुई, अगर हम आकार सही लेते तो त्रुटि नहीं होती, है ना। अब ये नमूना त्रुटि आकार के कारण हुई क्योंकि हमने आकार बहुत छोटा लिया था, 10 बच्चों का आकार लिया था 100 में से। अब यहीं पे अगर मान लीजिए मैं 50 का आकार लेती, ठीक है, 50-50 बच्चे का लेती, दोनों में से 50-50 तैयार करना है, ठीक है। अब क्या होता है, मान लीजिए इसमें ए में कितने बच्चे पढ़ने वाले अच्छे हैं, 90, ठीक है, ध्यान से समझना, उलझना मत, अच्छे से समझने की कोशिश करना है इसको। ए में कितने पढ़ने वाले बच्चे अच्छे हैं, 90, ठीक है, और पढ़ने वाले बच्चे कितने नहीं है, 10। अब मान लीजिए ये जो 10 है, 10 भी नमूने के अंदर आ जाते हैं और 40 बच्चे अलग से आ जाते हैं नमूने के अंदर। हो गए मेरे 50 सैंपल यहां से। और ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए बी से भी लिया मैंने। अब बी में से मान लीजिए 10 जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो आ जाते हैं इसमें, और 40 नहीं पढ़ने वाले बच्चे आते, 40 नहीं पढ़ने वाले बच्चे आते, तो क्या होगा इसमें, हमें हमारा नमूनाकरण क्या तैयार होगा, नमूना क्या तैयार होगा कि जो ए बच्चा है, ठीक है, अब हमने दोनों का सर्वेक्षण करके नमूना अपना तैयार कर लिया, तो हमारे नमूने में क्या निकला कि जो ए बच्चा है वो पढ़ने में, ए स्कूल के बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, ठीक है। हमने इन दोनों को कंपटीशन करा दिया, नमूना सैंपल निकाले दोनों में से और उन दोनों को कंपटीशन कराया। कंपटीशन के अंदर क्या निकला कि जो ए बच्चे थे वो पढ़ने में अच्छे हैं। तो यदि आकार, नमूने का आकार बड़ा होगा तो नमूनाकरण की त्रुटियां कम होगी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जैसे हमने पहले लिया था, आकार कम लिया था, ठीक है, 10-10 का लिया था, तो हमारे पास ए में से 8 बच्चे तो ऐसे निकले थे जो पढ़ने में अच्छे नहीं थे, ठीक है, और 2 बच्चे ऐसे निकले जो पढ़ने में अच्छे हैं, जी ये ना, हाँ, तो 2 बच्चे ऐसे निकले जो पढ़ने में 8 अच्छे हैं, ठीक है, और 8 ऐसे निकले जो पढ़ने में अच्छे नहीं हैं। तो अब इससे क्या हुआ, और हमने दोनों को कंपटीशन कराया था, तो बी वाले बच्चे ज्यादा अच्छे निकले थे, लेकिन इसमें क्या था, त्रुटि क्या थी, हमने आकार बहुत कम लिया था नमूने का, तो इसलिए एक प्रभाव डालता है नमूने का आकार। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप इसको अच्छे से पढ़ना, क्या लिखा है उसको समझना, और समझने के पश्चात आपको जरूर समझ में आएगा, क्योंकि मैंने इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं नमूना डिजाइन। आपका नमूना जनसंख्या की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है या नहीं, इस पर नमूना त्रुटि निर्भर करती है। यदि नमूना डिजाइन को अच्छी तरह से नहीं
किया गया तो नमूना त्रुटि संभव है। इसमें कई बार शोधकर्ता को यह नहीं पता रहता कि नमूना किसका तैयार करना है, जिसके कारण नमूना त्रुटि पाई जाती है। जनसंख्या परिवर्तनशील, यदि जनसंख्या बार बार परिवर्तनशील होगी तो क्या होगा, नमूना की त्रुटि पाई जाएगी। ठीक है, इसलिए इसमें भी आकार का इंपॉर्टेंट रोल है। यदि नमूने का आकार बड़ा होगा तो वो क्या करेगी, जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर पाएगी। यदि उसका आकार ही छोटा होगा तो क्या वो पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी आकार मेन पॉइंट है। ठीक है, इस पीडीएफ को आप अच्छे से पढ़ लेना ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, और आपका कल एग्जाम है, कल 16 मई है आपका सैक पोल साइंस का एग्जाम है, पब्लिक ओपिनियन एंड सर्वे रिसर्च का। तो उसके लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। ठीक है, अच्छे से एग्जाम करके आना, जितनी भी पीडीएफ दी गई है उनको अच्छे से पढ़ना। ठीक है, इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस आएंगे और कुछ क्वेश्चंस आप अपनी तरफ से भी तैयार कर लेना, जैसे चुनावों की व्याख्या। ठीक है, पूर्वानुमान क्या होता है उसको भी आप अच्छे से पढ़ लेना, वो भी शॉर्ट नोट्स में आने की उसकी भी संभावना है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना।